नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी चैनल पे आपको बीएससी और एमएससी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएगी। आप लोगों को यूजी लेवल की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। पीजी लेवल की जो फिजिकल केमिस्ट्री आपको कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी और स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कराई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 2 यूनिट कंप्लीट कराती थी। अब हमारी तीसरी यूनिट चल रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एलसीएओ मेथड। एलसीएओ मेथड जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को जो स्टडी कराया है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन स्टडी कराया है। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए हमने एलसीएओ मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड यूज करते हुए हमने इनकी एनर्जी कैलकुलेट की है और ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन कैलकुलेट किया है। आज हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? इनके लिए चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। साई जो है वो वेव फंक्शन होता है और इस वेव फंक्शंस का जो मेन यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। हम साई वेव फंक्शंस का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो हमें साई एमओ पता है। साई एमओ हमने निकाला है C1 साई ए प्लस साई बी। एक तो ये कैलकुलेट किया है और एक हमने साई एमओ ये कैलकुलेट किया है C1 साई ए माइनस साई बी। हमें E1 एनर्जी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और E2 एनर्जी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसको हम जहां पे वेव फंक्शंस का एडिशन होता है या कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस होता है उसको हमने क्या कहा था? बॉन्डिंग। तो ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है और ये वाला जहां पे डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस होता है, यहां जहां पे वेव फंक्शंस का सब्सट्रैक्शन होता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस का सब्सट्रैक्शन से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो उसको हम एंटी बॉन्डिंग कहा था। तो ये जो वेव फंक्शन है ये बॉन्डिंग का है और ये एंटी बॉन्डिंग का है। अब हम बॉन्डिंग की एनर्जी, बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, साई ए जो है ये है वेव फंक्शन
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें न्यूक्लियाई हमने लिया है ए, और साई बी जो है वो वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें हमने न्यूक्लियाई ली है बी। तो ये भी हमें पता है। तो यदि आपसे ये कहा जाए साई ए स्क्वायर, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए न्यूक्लियाई के पास बंधे हुए हैं। साई बी जो है ये डिफाइन करता है साई बी की होल स्क्वायर, ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रोबेबिलिटी है वो बी न्यूक्लियाई के पास में है। और साई ए साई बी ये डिफाइन करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो ए और बी न्यूक्लियाई के बीच में है। तो आपको ये भी पता चल गया साई ए स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स की ए न्यूक्लियाई के साथ बॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, साई बी जो है साई बी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स का बी न्यूक्लियाई के साथ बॉन्डिंग को डिफाइन कर रहा है, और साई ए और साई बी न्यूक्लियाई ए और बी के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन कर रहा है। यहां तक क्लियर। अब हम इस चार्ज डेंसिटी को निकालेंगे, तो ये जो आपके वेव फंक्शंस है इनका मैं स्क्वायर करूंगी, क्योंकि वेव फंक्शंस का स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो अब और एक बात, यहां पे हम होमोन्यूक्लियर काम में ले रहे हैं। भाई H2+ दोनों सेम न्यूक्लियाई हैं, इसलिए इसको कहा जाता है होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में जो ये आपके मिक्सिंग कोफिशिएंट निकल के आया है C1, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कैसे होती है? क्योंकि वेव फंक्शंस जो है वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस फॉलो करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस फॉलो करेंगे तो इनके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स के स्क्वायर जो है का एडिशन क्या होगा? 1 होगा। क्या कहा मैंने कि ये जो है ये वेव फंक्शंस जो हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को वेल बिहेव्ड होते हैं, सिंगल वैलिड होते हैं, इसलिए ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। जब नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो इनके C1 और C2 क्या है? मिक्सिंग कोफिशिएंट्स थे। C1 और C2 क्या थे? मिक्सिंग कोफिशिएंट थे। और मिक्सिंग कोफिशिएंट C1 और C2 इनके होल स्क्वायर का एडिशन 1 होता है। किसके अकॉर्डिंग? नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिक्सिंग कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का एडिशन 1 होता है। हमने कहा था कि C1 इक्वल टू होता है C2। ये कंडीशंस यहां फॉलो कराई थी। C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स 2C1 स्क्वायर, ये आ गया था 1। C1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? 1/2, और C1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 प्लस माइनस √1/2 की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी इसकी। तो अब हम क्या निकालेंगे? ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे? साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। देखो अब साई स्क्वायर की वैल्यू देखो आप, साई स्क्वायर क्या होगा? C1 साई ए प्लस CB और इन सब का होल स्क्वायर। खोलू मैं इसको, C1 स्क्वायर साई ए प्लस साई बी
का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे हम तो कैसे खोलेंगे, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, यही हुआ। तो देखो आप, साई वन सी वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, 1/2 के। अभी क्लियर किया था हमने, सी वन स्क्वायर ये वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 1/2। क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये निकल के आई, क्योंकि हमें पता है कि साई स्क्वायर हमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी यहां से निकलेगी। दूसरा, हम दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या था, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये वाला यूज कर रही हूं मैं, साई 2 वाला, साई एम ओ का होल स्क्वायर। साई 2 लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्या होगा ये, C1 साई ए माइनस साई बी का, इन सब का होल स्क्वायर। जब इसको खोला C1 स्क्वायर, इसको पूरे को खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फॉर्मूले से इसको खोला जाएगा। साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। C1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, ये आ गई 1/2 साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। यहां तक क्लियर। अब देखो, इसमें इसमें साई ए साई बी की वैल्यू माइनस हो रही है और यहाँ पे साई ए साई बी की वैल्यू प्लस में हो रही है। क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी न्यूक्लियाई के बीच, न्यूक्लियाई के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उनसे इसमें माइनस वैल्यू हो रही है। मीन्स बीच में ए और बी न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है, इनसे कम हो रही है। जबकि यहाँ पे ए और बी न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन से ये इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी प्लस में हो रही है, बढ़ रही है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी का स्केच बनाया जाता है ग्राफ की फॉर्म में, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियाई ए है और ये न्यूक्लियाई बी है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई स्क्वायर मींस इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि डॉटेड लाइंस ए के पास, न्यूक्लियाई ए के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्म में ए के पास इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और वैसे ही हम जब न्यूक्लियाई अकेला बी था मींस कंबाइन नहीं हुआ था तब पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ए और बी दोनों न्यूक्लियाई कंबाइन हो गए तो ये साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मींस ये साई ए स्क्वायर है, ये साई बी स्क्वायर की
का ग्राफ है। जब ये दोनों ए और बी न्यूक्लियाई दोनों कंबाइन होके लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं, उस टाइम इनका जो साई स्क्वायर की वैल्यू जब हमने निकाली तो वो हमें साई स्क्वायर की वैल्यू मिली साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस का 2 साई ए साई बी। मीन्स इन दोनों के साथ, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। किससे? प्लस 2 साई ए साई बी से। न्यूक्लियाई ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्लस हो गई। इन दोनों में प्लस हो गई, यही थी। तो वो कहीं ना कहीं इस बीच में यहां पे मिलेगी। उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं इस तरीके से। ये जो सॉलिड लाइन है ये डिफाइन कर रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो डेंसिटी है ये ज्यादा किस पे हो रही है? ए और बी पे। देखो यहां पे तो ए और बी के बीच में कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, जबकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गया साई स्क्वायर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गया तो ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और यहां पे क्या होगी? जब माइनस यूज करेंगे हम तो वहां पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। से तो कैसे ग्राफ आएगा? सेम इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, लेकिन यहां ये इस तरीके से दिखाया गया है। सॉरी, ऐसे नहीं, इसका कर्व जो है थोड़ा इस तरीके से ऊपर बनेगा और उनका कर्व जो है वो बिल्कुल उल्टा नीचे की तरफ दिखाएंगे। इस कर्व को और भी नीचे शो करेंगे हम। ए और बी के में क्या होगा? ये ए डिस्टेंस है और ये बी न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है। वही साई स्क्वायर है ये क्या है? साई स्क्वायर है। कैसे ग्राफ बनेगा? ये तो सेम बनेगा। जब वो एटॉमिक फॉर्म में थे तो उनमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस तरीके से थी। ये तो एटॉमिक फॉर्म में थे तब उनमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस तरीके से थी। जैसे जैसे न्यूक्लियाई के पास में आ रहे थे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी, और न्यूक्लियाई से दूर जा रहे थे तो ये डेंसिटी कम हो रही थी। जब हम डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी साई स्क्वायर की 1/2 साई ए की स्क्वायर प्लस साई बी की स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ये वैल्यू निकल के आई थी। मीन्स इन दोनों में से माइनस वैल्यू हो रही है तो उनकी चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच यहाँ पे बिल्कुल ही कम होगी। मीन्स ग्राफ कैसा आ जाएगा आपके पास? इस तरीके का उल्टा ग्राफ मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे जैसे इसके पास आ रहे हैं वो किसी टाइम ए के पास ज्यादा रहेंगे, फिर दूसरे टाइम बी के पास ज्यादा रहेंगे। इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच अट्रैक्शन फोर्स या उस इलेक्ट्रॉन्स का इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच ए और बी के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हमें ये पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियाई ए और बी के पास में रहेगा तो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बजाय किसी की एक न्यूक्लियाई के पास में अट्रैक्शन फोर्स शो करने से। अब जब वह बीच में रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। मीन्स इस वाले की लोअर एनर्जी होगी बॉन्डिंग कहलाएंगे और हायर स्टेबिलिटी होगी। इन वाले में हायर एनर्जी होगी
लोअर स्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबल होंगे ये, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे इनको। तो ये था चार्ज डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम किससे निकालते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो एक बार हमें कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे और एक बार डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। एक बार बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों न्यूक्लियाइयों के बीच में मिलती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक न्यूक्लियाई के पास, किसी एक टाइम एक न्यूक्लियाई के पास में रहता है, फिर दूसरे टाइम दूसरे न्यूक्लियाई के पास में, इसलिए वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। मीन्स एक टाइम में एक ही न्यूक्लियाई के पास में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब डिफरेंस आता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, पहला डिफरेंस तो यही है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सेकंड बात, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें वेव फंक्शंस का एडिशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस के एडिशन से बनती है। साई ए प्लस साई बी एडिशन से दिखाया था हम, और वहां पे वेव फंक्शंस के सब्सट्रैक्शन से उनकी वेव फंक्शंस बनती है। तीसरी बात, इनकी एनर्जी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी लोअर होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी जो है वो हाई, उल्टा बोल दिया अपन ने, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो एनर्जी के अपोजिट होता है। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला था बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो वेव फंक्शंस के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस के एडिशन से बने जाते हैं। साई एमओ ये बना था साई ए प्लस साई बी से, एडिशन कॉम्बिनेशन से बना, मींस प्लस प्लस वेव फंक्शंस कौन से, उसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम फेस में आके मिली थी, उनका जो ओवरलैप होता है वो सेम फेस में हुआ था, उसको हम कंस्ट्रक्टिव फॉर्म कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अपोजिट फेस में आके मिली थी जिससे वो एक दूसरे के फेस को कैंसिल आउट कर दिया था। तो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो बने थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस के सब्सट्रैक्शन से बनते हैं। यहाँ पे एडिशन से बने, यहाँ सब्सट्रैक्शन से बने, यहाँ पे सेम फेस में आके मिलती हैं, एंटी बॉन्डिंग में वो अपोजिट फेस में आके मिलती हैं। दूसरी बात,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से भी कम इनकी एनर्जी होती है। बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is lower as compared to atomic orbitals। और यहां पे energy of molecular orbital is higher, anti-bonding molecular orbital is higher as compared to atomic orbitals। इनमें की स्टेबिलिटी हायर स्टेबिलिटी होती है, हायर होती है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इनकी स्टेबिलिटी लोअर होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो दोनों न्यूक्लियाइयों के बीच में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो किसी टाइम एक न्यूक्लियाई के पास में रहता है। ये थे इनके कुछ बेसिक डिफरेंस। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को, अभी मैंने सारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का LCAO मेथड कंप्लीट करा दिया। इस LCAO मेथड को हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन पे यूज किया और इसमें हमने इसकी एनर्जी निकाली, एनर्जी कैलकुलेट की वेव फंक्शंस को यूज करते हुए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट किए और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की। ये सारे टॉपिक्स हमने LCAO मेथड के कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे शेप। दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मीन्स दो तरीके के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड की शेप किस तरीके से होगी, पाई बॉन्ड की शेप किस तरीके से होगी, और इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही चीजें पढ़ेंगे तो वो और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। सिग्मा बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और पाई बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूलर, सिग्मा और पाई। फिर इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनते हैं, उनकी भी हम पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।